This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान सबान कुरैशी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले बात करते हैं इस हफ्ते की टॉप स्टोरीज के हवाले से। स्टोरी बोर्ड पर सबसे पहली जो टॉप स्टोरी है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के फाइनल मैच की है, जिसमें मुल्तान सुल्तान ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए पेशावर ज़िल्मी को शिकस्त से दो चार किया और पहली मरतबा चैंपियन बनने का एजाज़ अपने नाम किया। इसी तरह दूसरी स्टोरी की अगर बात करते हैं तो पीएसएल के फाइनल से बिल्कुल एक दिन पहले पेशावर ज़िल्मी के दो रेगुलर प्लेयर्स, एक तो हैदर अली और दूसरे उमैद आसिफ, इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की जो मैनेजमेंट टीम थी उनकी जानिब से फाइनल मैच की पाबंदी का सामना रहा। अब ये क्या वजह थी कि क्यों इनको इतने अहम मैच से पहले पाबंदी का सामना रहा, इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। तीसरी अगर स्टोरी की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो दौरा इंग्लैंड है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए बरास्ता दुबई इंग्लैंड की जानिब रवाना हो चुकी है, लेकिन उस सीरीज़ के हवाले से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है, आपसे प्रोग्राम में आगे चलकर वो भी शेयर करेंगे। स्टोरी बोर्ड पर चौथी जो अहम स्टोरी है हमारे पास वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसका हमने पिछले प्रोग्राम में आपसे जिक्र किया था। इंग्लैंड में वो जारी था मैच न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान, उसमें न्यूजीलैंड ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए इंडिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। और पाँचवें नंबर पर जो स्टोरी बोर्ड पर हमारे पास स्टोरी है इस हफ्ते की, वो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान और मौजूदा जो कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच थे यूनुस खान, उनके इस्तीफे के हवाले से है। तो अब बारी बारी इन सारी स्टोरीज़ के ऊपर आपके साथ कुछ गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के फाइनल की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर ये इवेंट जो है, अगर हम फाइनल से पहले ओवरऑल इस इवेंट को देखते हैं तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी, बहुत ही शानदार और कामयाब इवेंट रहा। नो डाउट के नॉन क्रिकेटिंग इश्यूज़ काफ़ी इस इवेंट के साथ अटैच रहे, काफ़ी इसमें मसले मसाइल का सामना रहा, इसकी स्केजुलिंग में मसले रहे, खिलाड़ियों की आमदरफ्त में इश्यूज़ का सामना रहा। लेकिन ये बात यकीनी तौर पर एक खुश आइंद है कि इतने मसाइल के बावजूद इतनी कामयाबी से क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, इस इवेंट का इख्तिताम हुआ। बहुत ही शानदार मैचेस देखे गए। जिस तरह हम अबू धाबी के बारे में सब जानते हैं कि वहाँ की जो पिचेज़ हैं वो स्लो पिचेज़ होती हैं और वहाँ पर जो एवरेज T20 का टोटल है वो 140-150 है, लेकिन हमने यहाँ पर 200 प्लस, बल्कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को हाईएस्ट 247 करते हुए भी देखा। और जिस तरीके से आप जो पीएसएल को फॉलो कर रहे हैं, यकीनी तौर पर जानते हैं कि सिक्सेस के हवाले से इवेंट खासा कामयाब रहा। 460+6 इस इवेंट के अंदर बैट्समैनों ने लगाए। तो ओवरऑल अगर हम T20 के एस्पेक्ट से इसको देखते हैं तो खासा कामयाब इवेंट रहा। और फिर फाइनल की तरफ अगर हम बात करते हैं तो मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़िल्मी के दरमियान फाइनल मैच था और पेशावर ज़िल्मी जो कि चौथी मरतबा पीएसएल का ये एडिशन फाइनल खेल रही थी, तो बहुत ज़्यादा उनसे तवक्कुआत थी। जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी, जिस तरह उनका जो बैटिंग यूनिट है वो चेजिंग की तरफ कामयाबी से टीम को लेकर जा रहा था, तो उससे यही लग रहा था कि शायद चूँकि मुल्तान पहली मरतबा पीएसएल के फाइनल में पहुंची है तो इनको शायद प्रेशर का सामना रहे, मगर जो नतीजा था वो बिल्कुल अपोजिट रहा। प्रेशर में थ्रू आउट पेशावर ज़िल्मी नजर आई और मुल्तान सुल्तान ने स्टार्ट में ही बहुत ही अच्छे तरीके से मैच को अपने काबू में रखा, अपने गिरफ्त में रखा। किसी मौका पर ऐसे लगा नहीं कि ये एक नई टीम है, पहली मरतबा फाइनल खेल रही है या कुछ नर्वस का शिकार रही, बल्कि इसके बरक्स हमने देखा कि पेशावर ज़िल्मी का जो स्टार्ट से ही जो एक टीम कम्बिनेशन था, या जिसको आप कह सकते हैं कि मैदान के अंदर परफॉर्मेंस थी, वो शुरू से ही बिलखुसूस फील्डिंग में अगर हम देखते हैं, बॉलर्स की जो लाइन और लेंथ थी वो भी ख़राब रही, फील्डर जो है वो मिस फील्डिंग करते रहे, फिर कैप्टनसी में भी कोई वहाब रियाज खासे मुतासिर कुन परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आए। तो पेशावर ज़िल्मी ने कह सकते हैं कि इस हवाले से अपने फैन को यकीनी तौर पर काफ़ी मायूस किया है। अच्छा, अब अगर हम फाइनल के हवाले से थोड़ी सी और बात करते हैं तो पेशावर ज़िल्मी ने टॉस जीतकर पहले
मुल्तान सुल्तान को बैटिंग की दावत दी। अब इस डिसीजन के ऊपर भी काफ़ी बातें की जा रही हैं कि जिस तरह की पिच थी एक बैटिंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर, फाइनल मैच जब होता है तो ये एक दस्तूर होता है कि टीमें पहले बैटिंग को तरजीह देती हैं, एक लंबा जो टोटल है वो ऑन बोर्ड करती हैं और उसके बाद उस प्रेशर को एड अप कर देती हैं जो फाइनल का प्रेशर होता है और फिर चेजिंग का प्रेशर। ये तीन प्रेशर मिलकर जो चेज करने वाली टीम होती है, अक्सर हम देखते हैं कि उसको फाइनल मैच में इस तरह के इवेंट में डिफिकल्टी रहती है और पहले बैटिंग करने वाली टीम ही मैच जीतती है। इस लिहाज से पेशावर ज़ल्मी ने स्टार्ट में ही एक बहुत बड़ी गलती की और जिसका फिर खमियाजा उनको इस सूरत में भुगतना पड़ा कि तकरीबन वन साइडेड मैच के बाद वो इस इवेंट से बाहर हुए। और मुल्तान सुल्तान की अगर बात करते हैं तो टॉस जीतकर जिस तरह उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान और शान मसूद ने उनको ओपनिंग स्टैंड फ्राहम किया, वो बहुत ही काबिल दीद था। वो इस लिहाज से काबिल दीद था कि स्टार्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर हिटिंग नहीं की, बहुत ज़्यादा इधर उधर उल्टी सीधी शॉट्स नहीं खेली, बिल्कुल फोकस्ड रहे, सिंगल डबल रंग जो रोटेशन है स्ट्राइक रोटेट बहुत अच्छे तरीके से करते रहे और उन्होंने पावर प्ले में विकेट लूज नहीं की। जब उन्होंने पावर प्ले में विकेट लूज नहीं की तो उसका ये एडवांटेज हुआ कि जब उनको एक 6 पॉइंट समथिंग का अच्छा एक हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ उनको ओपनिंग स्टैंड मिला, तो उसके बाद जो सुहेब मकसूद और फिर रेली रोसो साउथ अफ्रीका से जिनका ताल्लुक है, वो जब क्रीज पर आए तो उन्होंने फिर उस फाउंडेशन के ऊपर जो इमारत खड़ी की वो बहुत ही बेहतरीन थी। उन्होंने हर तरह के स्ट्रोक खेले, 360 डिग्री आप कह सकते हैं कि सुहेब मकसूद और रेली रोसो ने इनिंग्स खेली। उन्होंने कट शॉट भी खेले, पुल भी मारे और फिर बिलखुसूस जो सुहेब मकसूद की रिस्क पावर है और जो वो इनसाइड आउट ऑफ साइड पर खेलते हैं, उसकी तो क्या ही कमाल की वो महारत है और क्या वो दिल का शॉट उनका है। और उन्होंने खोलकर खेले चौके छक्के। फिर रेली रोसो जब उनके साथ आए तो उन्होंने भी जो है बिल्कुल कोई फाइनल का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लिया, बल्कि एक नॉर्मल गेम जिस फॉर्म के साथ वो चलते आ रहे थे उसी को कंटिन्यू किया। यही वजह थी कि 200 प्लस रन करने में मुल्तान सुल्तान कामयाब रही। जब ताकुब के अंदर जब 200 जैसा एक बड़ा टोटल आपको चेस करना होता है तो अक्सर टीमें स्टार्ट में या तो बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट करती हैं अपना इनिंग को, उसमें ये होता है कि उनकी विकेट्स जल्दी गिर गिर जाती हैं और उस सूरत में उनके ऊपर जो प्रेशर है वो बिल्डअप होता है और नतीजतन उनकी जो मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर है उनके कोलैप्स करने का ज़्यादा इम्कान रहता है। तकरीबन यही स्टोरी पेशावर ज़ल्मी के साथ रही। उन्होंने थोड़ा सा स्टार्ट में चार्ज लेने की कोशिश की जिसकी वजह से उनकी अर्ली जो है वो 1-2 विकेटें गिरी। उसके बाद शुएब मलिक जब बैटिंग के लिए आए तो थोड़ा सा उन्होंने भी स्लो स्टार्ट लिया। अब जो उनका एक बैटिंग का स्टाइल है अगर हम उसकी बात करते हैं तो शुएब मलिक के बारे में यही मशहूर है कि एक तो वो नेचुरल पावर हिटर नहीं है। वो अच्छी पावर हिटिंग कर सकते हैं लेकिन वो नेचुरली पावर हिटर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब आपको 12 बॉल पे या 15 बॉल पर या 20 बॉल पर 70-80 रन करना हो, यानी कि 15 के स्ट्राइक रेट से आपने चलना हो, तो वो ऐसे बैट्समैन नहीं है कि आते साथ ही वो आपको कवर अप करना शुरू कर देंगे। वो थोड़ा सा क्रीज पर सेट होने में टाइम लेते हैं। उसके बाद फिर वो ग्रेजुअली अपनी इनिंग को जो है आगे जब बढ़ाते हैं तो फिर उनका स्ट्राइक रेट भी इम्प्रूव करता हुआ नज़र आता है। यही मामला इस मैच में रहा। स्टार्ट में उन्होंने 12-15 बॉल जो हैं वो रन बॉल के हिसाब से खेली। उससे भी क्या हुआ कि टीम पर प्रेशर जो है वो बिल्डअप होना शुरू हुआ। फिर ये है कि शुएब मलिक ने उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए कुछ अच्छी बाउंड्रीज लगाई और थोड़ा सा उम्मीद नज़र आई कि शायद अब पेशावर ज़ल्मी मैच में वापस आ गई है। मगर उसके बाद जैसे ही शुएब मलिक आउट हुए तो वहाँ से इमरान ताहिर ने जो एक ही ओवर में 3 विकेटें ली तो उनकी उन 3 विकेटों ने एक किस्म का मैच को वन साइडेड कर दिया और फिर हमने देखा कि बहुत ही शानदार तरीके से मुल्तान सुल्तान ने उस मैच के ऊपर हावी हुए और पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दो-चार किया। अगर हम बॉलिंग के एतबार से बात करते हैं तो शाहनवाज दहानी जो कि लीडिंग विकेट टेकर रहे इस इवेंट के, खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस का मुजाहिरा न कर सके। लेकिन ये है कि इसके अलावा बाकी जो उनका बॉलिंग यूनिट था जो कि एक स्टेबल बॉलिंग यूनिट है जो पूरे PSL में परफॉर्म करता आ रहा है, जिसमें ज़िम्बाब्वे की ब्लेसिंग मुज़रबानी हैं, पाकिस्तान के जो T20 इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट बॉलर माने जाते हैं इमरान ताहिर, सुहेल तनवीर जो हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग स्टार्ट में की। फिर मिडिल ओवर में अच्छा उन्होंने स्पेल किया और T20 के जो स्पेशलिस्ट बॉलर ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको तस्लीम किया जाता है, हर लीग के अंदर वो जाके परफॉर्म करते हैं। इमरान ताहिर साउथ अफ्रीका से, उन्होंने तो क्या कमाल बॉलिंग की। हालांकि लेग स्पिनर हैं और ड्यू फैक्टर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस में रहा कि शायद ड्यू की वजह से परफॉर्म ना कर सकें, लेकिन उन्होंने जो जादुई स्पेल किया जहां एक ही ओवर में उन्होंने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, वहां से पेशावर ज़ल्मी टोटली यूं समझ लें कि नॉक आउट हो गई और इवेंट से बाहर होती हुई नजर आई।
इसी तरीके से जो इमरान खान सीनियर ने स्पेल किया वो भी बहुत ही शानदार स्पेल था और फाइनल के हिसाब से उन्होंने भी बहुत ही कमाल की बॉलिंग की। तो ओवरऑल अगर हम मुल्तान सुल्तान की जो परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस करते हैं तो एक टीम परफॉर्मेंस नज़र आई, एक कलेक्टिव जो है सबका उसके अंदर एक ऐसी अप्रोच नज़र आई जिसमें सारे खिलाड़ी हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहे थे, कप्तान से लेकर ओपनर, आपके मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर, फिर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो फास्ट बॉलिंग भी जान मार रही थी, फिर उनके स्पिन डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, उस्मान कादिर और इमरान ताहिर, और पहले जो लीग का जो मुल्तान वाला पार्ट, जो पाकिस्तान वाला पार्ट था, वहाँ शाहिद आफरीदी ने भी बहुत अच्छे स्पेल किए। तो ओवरऑल अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो हर लिहाज से एक मुकम्मल पैकेज था। यही वजह थी कि इवेंट जीतने में ये कामयाब रहे। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी की शिकस्त में एक तो उनकी जो फाइनल डे की लैक ऑफ कैप्टनसी आप कह सकते हैं कि कोई वहाब रियाज की जानिब से ऐसी कैप्टनसी नज़र नहीं आई, जैसे कि फाइनल मैच में एक कप्तान की जानिब से लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसको हम कहते हैं, वो बॉलिंग स्पेल में भी स्टार्ट में नहीं आए। फिर आखिर में जो डेथ ओवर होते हैं जिनके लिए वहाब रियाज स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, वो वहाँ पर भी अपना स्पेल पहले उन्होंने ख़त्म कर लिया। तो काफ़ी उनके बारे में बात की जा सकती है कि शिकस्त में शायद उनकी कैप्टनसी की भी वजह रही। अच्छा, इसी तरीके से एक और बड़ी हैरानकुन तौर पर चीज़ सामने आई, वो ये है कि यूएई की पिचेज़ हों या पाकिस्तान की पिचेज़ हों या एशियाई कंडीशन हों, स्पिन बॉलर तो परमानेंट होता है। और अब तो ट्रेंड बिल्कुल ही बदल चुका है। अब दुनिया के किसी भी खित्ते में, ख़्वाह वो ऑस्ट्रेलिया की फास्ट पिचेज़ हों या वो साउथ अफ्रीका की बाउंसिंग पिचेज़ हों या इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीम एंड स्विंग कंडीशंस हों, आपके टीम में एक तो स्पिनर मस्ट होता ही होता है। बल्कि अब तो टीमों का ये ट्रेंड है कि वो एक के बजाय दो दो स्पिनर के साथ टेस्ट मैच, ओडीआई या टी20 के अंदर शिरकत करती हैं। और बात जब यूएई की हो या एशियाई कंडीशन की हो तो वहाँ तो लाजमी ये समझा जाता है कि आप स्पिनर के साथ जाएंगे। लेकिन हमने ये देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल मैच में एक हैरानकुन तौर पर एक्सपेरिमेंट किया और 5 के 5 फास्ट बॉलर खिलाए, यानी कि विदाउट एनी स्पिनर वो मैच में उतरे। और उसका नुकसान फिर सबने देखा कि जब फास्ट बॉलर को मार पड़ना शुरू हुई तो फिर जो भी बॉलर सामने आ रहा था, एक मासूम यासमीन गुल को छोड़कर जिन्होंने शानदार स्पेल किया 4 ओवर का, बाकी सारे बॉलर को अच्छा खासा जो है वो फेंटी लगी। यही वजह है कि 200 प्लस रन करने में मुल्तान सुल्तान कामयाब हुई। तो ये भी एक खासा हैरानकुन डिसीजन समझा जा रहा है और इसको भी पेशावर ज़ल्मी की शिकस्त की एक बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। अच्छा, इसी तरीके से जिस तरह भी हमने आपको स्टोरी बोर्ड से स्टोरीज हम बता रहे थे स्टार्ट में, दूसरी बड़ी स्टोरी जो थी वो ये थी कि पेशावर ज़ल्मी के दो खिलाड़ियों को, एक तो हैदर अली जो उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं और इस मरतबा वो मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे, नेचुरल पावर हिटर हैं, पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस टी20 के स्पेशलिस्ट बैट्समैन समझे जाते हैं। और दूसरे उनके जो फास्ट बॉलर हैं उमैद आसिफ, जो कि तकरीबन पहले एडिशन से उनके साथ वाबस्ता हैं और उनके रेगुलर मेन फ्रंट लाइन बॉलर हैं। अब होता यह है कि ये दोनों खिलाड़ी जो कोरोना एसओपीज और बायोसिक्योर बबल बनाया जाता है उसको तोड़ते हैं और उसको तोड़ने की पादाश में उनको फाइनल मैच से कुछ घंटे पहले जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोरोना बबल को मॉनिटर कर रही थी, उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि इन दोनों खिलाड़ियों को अब आइसोलेट किया जाएगा और फाइनल मैच में सज़ा के तौर पर इनको शामिल नहीं किया गया। ये पेशावर ज़ल्मी के हारने की वजह हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हैदर अली उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे जिस तरह के लिए वो मशहूर हैं और उनकी कोई ख़ास ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं रही इस इवेंट के अंदर कि हम उनके ना होने की वजह से समझें कि पेशावर ज़ल्मी हारा, और ना ही उमैद आसिफ वैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सके। ठीक है कि दोनों मैच विनर खिलाड़ी हैं और ऐसे प्लेयर किसी भी टाइम मैच का पांसा पलटने में माहिर होते हैं, ये यकीनी तौर पर पेशावर ज़ल्मी को नुकसान रहा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस वाक़े की वजह से पेशावर ज़ल्मी मैच हारा। तो ये बहरहाल एक स्टोरी थी। और अब इसमें अगर हम थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं तो देखें, सबसे पहले तो ख़ुद प्लेयर्स की अपनी नाअहली है, क्योंकि हैदर अली अंडर 17 या अंडर 15 के छोटे बच्चे नहीं हैं जिनको पता नहीं है कि प्रोटोकॉल क्या है। पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम के साथ पिछले 2 साल से वो अटैच हैं और न्यूजीलैंड का टूर भी कर चुके हैं और फिर जिम्बाब्वे का टूर भी किया, फिर साउथ अफ्रीका का टूर भी किया, फिर पाकिस्तान में भी 2-3 होम सीरीज़ खेल चुके हैं। तो एक अच्छा खासा उनको अब इंटरनेशनल सर्किट का एक्सपीरियंस है और उनको अब इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि फाइनल मैच से पहले मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ इसका अच्छा खासा मेरी टीम को नुकसान होगा
और फिर हमने देखा कि नुकसान तो यकीनी तौर पर हुआ। और इसी तरह उमैद आसिफ भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक के एक बड़ा नाम है। पिछले 8, 10, 12 साल से वो मुख्तलिफ टीम और मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के साथ अटैच हैं, पेशावर ज़ल्मी के मुस्तकिल रुकन हैं, वो भी इन मामलात को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये इन दोनों प्लेयर्स की इंडिविजुअल तौर पर गफलत है कि उन्होंने ये जो रूल्स थे, जो पीएसएल के एसओपीज बनाए गए थे कोरोना के हवाले से, उनको तोड़ने के जिम्मेदार तो पहले ये खुद हैं। अच्छा, उसके बाद चलें, ये तो एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल ये है कि जो मैनेजमेंट थी पेशावर ज़ल्मी की, वो भी बराबर की कसूरवार है, क्योंकि मैनेजर का और क्या काम होता है अगर वो खिलाड़ियों को मैनेज नहीं कर सकता। तो जो पेशावर ज़ल्मी की टीम मैनेजमेंट थी, उसकी भी गलती है, उसको भी सही तरीके से जो हैंडल करना चाहिए था वो इस मामले को हैंडल नहीं कर सकी। और फिर तीसरे नंबर पर जो पाकिस्तान सुपर लीग की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की एक बॉडी बनाई गई थी, इंटरनेशनल, उसके अंदर जो फर्म थी उनकी खिदमात ली गई थी बायोस्कोर बबल के हवाले से, तो उनकी भी नाअहली सामने आई कि इतनी सख्ती के बावजूद दो खिलाड़ियों ने फाइनल से पहले किस तरह सिक्योर बबल को तोड़कर उससे बाहर निकले। तो बहरहाल जैसा भी था, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे। नॉन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो खासा मायूस कुन इवेंट रहा, लेकिन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये इवेंट बहुत शानदार रहा। और जैसे भी हुआ, बहरहाल इसका कंप्लीट होना यकीनी तौर पर खुश आमदीद है, खुश आइंद है। और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ये एक अच्छा है कि चलें, पाकिस्तान में ना सही बाहर जाकर अवे करना पड़ा, लेकिन हमने इवेंट को कंप्लीट ज़रूर किया। इवेंट का कंप्लीट होना यकीनी तौर पर एक कामयाबी है। और जिस तरह हम पिछले 3-4 प्रोग्राम मुसलसल पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल के एतबार से करते आ रहे थे, तो चूँकि अब पीएसएल इख्तिताम पजीर हुआ, तो अब बाकी जो क्रिकेट की और दीगर खेलों की जो स्टोरीज़ हैं उनको भी हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन अपनी प्रोग्राम में कवर करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर तीसरी जो हमारी स्टोरी थी इस हफ़्ते की, जो कि बड़ी हिट रही और उसका खासा पाकिस्तान पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी सामने आया, वो ये था कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो अब सीरीज़ होने जा रही है, जिसके लिए कौमी क्रिकेट टीम फ्लाई कर चुकी है, बल्कि इंग्लैंड पहुंच चुकी है चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए, उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है, चूँकि इंग्लैंड की होम सीरीज़ है और इंग्लैंड का जो एशिया के मैचेस का टेलीकास्टिंग का जो ठेका जिसको आप कह सकते हैं, जो उसकी पार्टनर है, वो बेसिकली सुपर एशिया कंपनी है, जिसके ऑनर इंडियंस हैं और वो इंडिया बेस्ड कंपनी है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि जो पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट है वो एक मीटिंग करती है, और मीटिंग के बाद जो आपके फेडरल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, फवाद चौधरी साहब, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि चूँकि ये सीरीज़ टेलीकास्टिंग की जो कंपनी है वो इंडियन बेस्ड है, तो लिहाजा इस वजह से पाकिस्तान के अंदर इस सीरीज़ की कवरेज नहीं की जाएगी। ये ख़ासी अफसोसनाक ख़बर थी। उन्होंने कहा कि हम इसके जो बैकअप प्लान हैं उन पर भी काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह रास्ता बनाकर इस सीरीज़ को लाइव टेलीकास्ट किया जा सके। लेकिन उन्होंने यही कहा कि कैबिनेट की तरफ से चूँकि परमिशन नहीं मिली, लिहाजा ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान में ये सीरीज़ नशर नहीं की जाएगी। खासी अफसोसनाक खबर थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल जो बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा था वो ये था कि पीएसएल जो कि पाकिस्तान का अपना अपना ब्रांड है, अपनी लीग है, अपना इवेंट है, वो उसकी जो टेलीकास्टिंग टीम थी, जिसको ब्रॉडकास्टिंग टीम कहा जा रहा है, वो इंडिया से उसके 15 मेंबरान ताल्लुक़ रखते थे। एक बहुत बड़ा उनका हिस्सा था, कंट्रीब्यूशन था। अगर पीएसएल इंडियंस की मौजूदगी में हो सकता है, तो व्हाई नॉट कि इस सीरीज़ को भी पाकिस्तान में टेलीकास्ट करने की परमिशन दी जाती। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम अपने जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं या जो स्पोर्ट्स के तज्ज़िया-निगार हैं, जब उनसे राब्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो यही कहते नज़र आते हैं कि बेसिकली ये एक प्लानिंग थी कि स्टार्ट में आपने ऐसे एक बयान दे दिया, हकीकत में यही था कि उसने टेलीकास्ट करना है, बाद में कुछ दे के बुनियाद पर कोई ना कोई मामला सेट किया जाएगा, फ़र्ज़ी तौर पर किसी कंपनी को सामने लाया जाएगा और कहा जाएगा कि वो कंपनी जो है वो सिर्फ ग्राउंड में टेलीकास्टिंग करेगी, और जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड और बिलखुसूस एशिया में जो इसकी टेलीकास्टिंग है उसकी सारी ज़िम्मेदारी इस फ़र्ज़ी कंपनी के पास है, और इस वजह से अब हमने इसको अलाउ कर दिया। बहरहाल अब जब ये मामला कुछ दिन आगे चलेंगे तो यकीनी तौर पर स्टोरी खुल के सामने आ जाएगी। अगले प्रोग्राम में फिर हम इसको शेयर करेंगे कि अब आया कि टेलीकास्टिंग पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। चौथी जो हमारे पास इस वीक की बड़ी खबर थी, जो स्टोरी थी, वो ये थी
कि टेस्ट चैंपियनशिप, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि न्यूजीलैंड और इंडिया ने क्वालिफाई किया है जो टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप आम अल्फाज में जिसको हम कह सकते हैं, उसका फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन क्रिकेट ग्राउंड में जो पिछले हफ्ते चल रहा था, और उसमें न्यूजीलैंड ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए इंडिया को नॉकआउट किया। इंडिया की ये शिकस्त इस लिहाज से खासी इम्पोर्टेंट है कि अब इंडिया में ये सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि 2013 के बाद से लगभग 8 साल का एक तवील अरसा गुजर चुका है, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की गई है, विराट कोहली टॉप परफॉर्मर रहे, रोहित शर्मा परफॉर्मर रहे, अश्विन ने दुनिया में स्पिन बॉलिंग का जादू जगाए रखा, फिर फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, फिर उनके पास अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, खासे नए खिलाड़ी भी आते रहे, पुराने खिलाड़ी भी परफॉर्म करते रहे। मगर ऐसी क्या वजह है कि 2013 में जो महेंद्र सिंह धोनी ने लास्ट टाइम इंडिया को आईसीसी का एक इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी, उसके बाद से कोई मेजर इवेंट इंडिया नहीं जीत सका। तो इसके ऊपर भी इंडिया में खासी बातचीत है, फिर टीम सिलेक्शन के ऊपर, फिर खुद विराट कोहली की जो इंग्लैंड में परफॉर्मेंस है, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया था, इंग्लैंड में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो वैसी नहीं है जिस तरह की उनकी होम कंडीशन में या ऑस्ट्रेलिया में रही। तो एक मरतबा फिर सवालात का सिलसिला विराट कोहली और टीम सिलेक्शन की तरफ उठ चुका है इंडिया में कि विराट कोहली कब इंग्लैंड में परफॉर्म करेंगे, और टीम के अंदर वो खिलाड़ी शामिल किए गए थे जो कि कुछ अरसा आउट ऑफ द फॉर्म थे और टीम के मुस्तकिल रुकन के तौर पर साथ नहीं थे, उनको सिफारिश के तौर पर पर्ची सिस्टम के तहत टीम में लाया गया, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना रहा। बहरहाल ये तो इंडिया के अपने अंदरूनी क्रिकेट के मामलात हैं, वो इसको बेहतर समझते हैं, लेकिन हम अगर क्रिकेटिंग एंगल से इसको देखते हैं तो न्यूजीलैंड ने शानदार परफॉर्मेंस का यहाँ पर मुजाहिरा किया। अच्छा, इस टेस्ट मैच की एक बड़ी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये टेस्ट मैच 6 दिन तक गया। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यूजुअली कोई भी टेस्ट मैच माजी में तो 8 दिन, 9 दिन, 6 दिन, 7 दिन की तारीख मिलती है, लेकिन अब तो कितनी दहाइयाँ गुजर चुकी हैं कि टेस्ट मैच को लिमिटाइज किया गया है कि 5 डे के बाद मैच ड्रॉ हो जाएगा, 6 दिन की तरफ मैच नहीं जाता। लेकिन चूंकि ये आईसीसी का इवेंट था और आईसीसी के इवेंट के हवाले से ये होता है कि फाइनल मैच के साथ एक रिजर्व डे रखा जाता है कि अगर बारिश या ख़राब वेदर की वजह से आपने एक्सटेंड करना है तो एक रिजर्व डे इस टेस्ट मैच के लिए भी रखा गया। इसी वजह से जो आखिरी दिन था वो जब बारिश से वाइप आउट हुआ तो फिर 6 दिन के अंदर उसको मैच को लेकर गए और वहाँ पर न्यूजीलैंड ने शानदार तरीके से चेस करते हुए तो इंडिया को 8 विकेटों से शिकस्त दी। तो ये एक बहरहाल बड़ी खबर थी। और आखिर में अगर हम जाते जाते बात करते हैं तो एक और बड़ी स्टोरी जो कि यूनुस खान के हवाले से है, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और मौजूदा क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच थे, टेस्ट में भी, ओडीआई में भी और T20 इंटरनेशनल में भी। उन्होंने हैरानकुन तौर पर दौरा इंग्लैंड से कुछ दिन पहले अपना इस्तीफ़ा दे दिया। अब अगर उनके इस्तीफे के हवाले से बात करते हैं तो इससे पहले भी माजी में हमने देखा कि जब 2009 का T20 वर्ल्ड कप यूनुस खान ने जितवाया, उसके फ़ौरन बाद 2010 में उनके खिलाफ टीम में एक बगावत हुई, जिसमें काफ़ी सारे जो हमारे सुपरस्टार्स हैं उन्होंने कुरान मजीद पर हल्फ लिया और यूनुस खान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक अपनी लॉबी बनाई और उनकी कैप्टनसी में ना खेलने का उन्होंने कुरान पर हल्फ दिया। और फिर हमने देखा कि यूनुस खान इससे दिलबर्दाश्त हुए और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम उनके इस्तीफे की बात करते हैं तो उससे बढ़ने से पहले एक और बात ये भी है कि यूनुस खान जो 2017 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला, उनको 2017 में जब वो इंग्लैंड में थे तो वहाँ लीड्स के अंदर राशिद लतीफ़ की मौजूदगी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग कोच के लिए ऑफ़र हुई, मगर उन्होंने उस मौके पर उनको इनकार किया। मामला चलते रहे, बार बार उनको बुलाया जाता रहा पीसीबी की जानिब से कि आप अगर नेशनल टीम के साथ नहीं आते तो अंडर 19 टीम के साथ अटैच हो जाएं, अगर अंडर 19 टीम के साथ अटैच नहीं होना चाहते तो आप जो आपकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी है NCA कराची या लाहौर, वहाँ आप कोचिंग की फ़राइज़ सर अंजाम दें। लेकिन मामलात सेट हो नहीं रहे थे। बहरहाल 3 साल सोचो विचार के बाद फिर यूनुस खान ने हाँ की और 2022 T20 वर्ल्ड कप तक के लिए उनको बैटिंग कोच लगाया गया। अब उनके इस्तीफे के बाद जो अचानक सामने आया है, अब 2 बातें हैं। एक बात जो क्योंकि जब यूनुस खान से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी चूँकि मैं बिल्कुल मैंने अपना ओहदा जो है वो छोड़ा है तो इट इज़ टू मच अर्ली कि मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट करूं। मामलात को इतना जल्दी मैं सामने नहीं लाना चाहता। बल्कि वो एक लाइटर नोट में तो ये कह रहे थे कि मीडिया वाले जिसने जहाँ से चिड़िया पकड़ के अपनी लानी है वो चिड़िया पकड़ के ले आए, जिसने जो खबर इसके साथ बनानी है, जो मजाक करना है वो कर लें। कुछ अरसे के बाद जाकर वो कह रहे हैं कि मैं इसको ओपन करूँगा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से अचानक उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा।
लेकिन जो अंदर की खबरें हैं जो इनके फ़ौरन इस्तीफ़े के बाद सामने आई, वो एक तो ये है कि उनको चूँकि माज़ी में उनके मोहम्मद यूसुफ़ के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, बल्कि मोहम्मद यूसुफ़ उन खिलाड़ियों में भी शामिल रहे जो मिसबाह-उल हक और शाहिद आफरीदी और सईद अजमल 8-10 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने यूनुस खान के खिलाफ बगावत की टीम में और उनकी कैप्टनसी में खेलने से इनकार किया। तो यूसुफ से चूँकि उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो एनसीए के अंदर बैटिंग कोच हैं। तो यूनुस खान को एक एतराज़ ये भी था कि मोहम्मद यूसुफ जब ये बैटिंग कोच के तौर पर मौजूद हैं, परफ़ॉर्म कर रहे हैं टीम के साथ भी और जब ऑफ सीज़न होता है तो एनसीए में भी, तो वाई मोहम्मद यूसुफ भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस हवाले से उनको ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर जो टीम सिलेक्शन है उस पर उनको एतराज़ात थे कि कुछ वो खिलाड़ी जो डेफ़िनेटली टीम में होने चाहिए थे उनको मोहम्मद वसीम ने टीम में सेलेक्ट नहीं किया और कुछ वो खिलाड़ी जो कि टीम में सेलेक्ट थे, परफ़ॉर्मेंस की बिना पर आए थे, उनको बग़ैर किसी वजह के टीम से निकाला गया। तो ये कुछ वजूहात थीं। फिर कुछ और भी ऐसी जो हैं, चूँकि यूनुस खान उसूलों के पक्के मशहूर हैं और वो अपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते उसूलों पर, तो इस हवाले से कुछ मसाइल उनकी टीम मैनेजमेंट के हवाले से पॉलिसी मेकिंग में भी सामने आ रहे थे। ये कुछ अंदरूनी खबरें थीं, जिनकी वजह से यूनुस खान ने इस्तीफ़ा दिया। बहरहाल, अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि यूनुस खान कब अपनी खामोशी तोड़ेंगे और जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने लेके आएँगे। और एक और ख़बर ये भी है कि अब शायद इस सीरीज़ के लिए मोहम्मद यूसुफ़ को उनसे बातचीत चल रही है। अगर उनसे कमिटमेंट हो जाती है पीसीबी की, तो मोहम्मद यूसुफ़ को पाकिस्तान कौमी जो हमारी कौमी टीम है उसका बैटिंग कोच के तौर पर सामने आने का इम्कान है। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे अगले प्रोग्राम में अब मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.